हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम। और हमारा डिस्कशन चल रहा है लीजिंग डिसीजन। सही है क्या? आपका चैप्टर लीजिंग डिसीजन। सर, ये लीजिंग डिसीजन में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पहला पहला लेक्चर था जहां पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लिए एंड उसके बाद में हम सेकंड वे पे चले गए थे एक एग्जांपल के साथ। सही है। एंड ये सेकंड लेक्चर में ही इस पर्टिकुलर चैप्टर के वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल फुल फ्लेश जैसे प्रॉब्लम्स। सही है। तो आ जाओ जी मेरे साथ, ये इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे एकदम अच्छे से। ठीक है क्या? चलो जी पढ़ो। इलस्ट्रेशन 1। योर कंपनी इज कंसिडरिंग टू एक्वायर एन एडिशनल कंप्यूटर, या आपका कंपनी को एडिशनल कंप्यूटर खरीदना चाहता है। ठीक है। टू सप्लीमेंट इट्स टाइम शेयरिंग और टाइम शेयर कंप्यूटर सर्विसेज टू क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को कोई सर्विसेज देता है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो उसको सर सप्लीमेंट करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडिशनल कंप्यूटर खरीदा करना चाहते हैं। उनके पास दो ऑप्शन है। सर हमारे पास तो दो ही ऑप्शन रहने वाले, बिकॉज हम चैप्टर ही वैसा पढ़ रहे हैं जहाँ पे दो ऑप्शन है, आइदर परचेस करो नहीं तो लीज पे लो। तो पहला ऑप्शन है परचेस करो, सेकंड ऑप्शन है लीज पे लो। अगर परचेस करे तो 22 लाख रुपए का आज का आउटफ्लो हो जाएगा। बट सर अगर लीज पे ले तो टू लीज द कंप्यूटर फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए लीज रहेगा। फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का एज द एनुअल लीज रेंट। एनुअल लीज रेंट कितना है? 5 लाख रुपए का 3 साल के लिए, मतलब 15 लाख रुपए का आउटफ्लो ये होने वाला। प्लस 10% ऑफ द ग्रॉस टाइम शेयर सर्विस रेवेन्यू, कि जो भी आप बिजनेस से कमाओगे टाइम शेयर सर्विस रेवेन्यू से, उसका 10% रॉयल्टी कमीशन इनको देना पड़ेगा हर साल को, जो भी उस साल का इनकम रहेगा। नेक्स्ट, agreement also requires an additional payment of ₹6 लाख at the end of the third year। मतलब तीसरे ईयर के एंड में 6 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे। तो मतलब 5 लाख की 15 लाख हो गए यहाँ पे 3 साल के लिए। 5 5 5 15 प्लस से 6 21 लाख। तो कोई बच्चा सोचेगा भाई इधर 22 लाख दिख रहा है, इधर 21 दिख रहा है, ये तो सिर्फ 3 साल के लिए कंप्यूटर लेंगे एंड वो 22 लाख में हमारा हो जाएगा लाइफ टाइम। तो क्या फायदा सर, ये क्यों ले, लीज पे क्यों ले? बिकॉज और एडिशनल इसको रेवेन्यू भी देना है। तो लगभग सर 21 लाख और ये 22 लाख सेम ही आ रहा है। बट भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी फर्क पड़ेगा इधर, समझ रहे हो? तो वो देखना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर लीज रेंट्स आर पेबल एट द ईयर एंड। ये अच्छे से समझ लेना, ये ईयर एंड पे क्यों बोल रहे हैं सर। ये ईयर एंड पे बोल रहे हैं तो काफी इजी है। मतलब हमारे लिए जो फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो आएगा, मतलब देख लो जो भी फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो है फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो जो भी रहेगा वो इस साल होने वाला। तो इसको जब भी पीवी लेंगे तो फर्स्ट ईयर के फैक्टर से लेंगे। सेकेंड ईयर का आउटफ्लो मतलब जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसा ही सेकेंड ईयर के फैक्टर से लेंगे। बट अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया होता ना इन लोगों ने, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कुछ अलग होता सर चीज। मतलब पहले ईयर का रेंट में इधर ही पे कर रहा हूं, तो इसका पीवी माने डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही आता। बट सेकेंड ईयर का जो रेंट रहता वो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में पे करता। तो सेकेंड ईयर के रेंट आउटफ्लो का पीवी में फर्स्ट ईयर के फैक्टर से आज लेके आता। समझ रहे हो? ये कब होता? जब मेरा बिगिनिंग का बात करते तो। सर बिगिनिंग के केस में ऐसा होता, अभी एंड के केस में मतलब नॉर्मल जो हम करते हैं वैसा ही होगा एंड के केस में। तो दैट इज वेरी वेरी इजी सिनारियो। समझे? तो आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है इंस्टीट्यूट बाय गिविंग द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हो सकता है ऐसा। समझ रहे हो? तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट। सर नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं एंड द कंप्यूटर रिवर्ट्स टू द लेसोर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। मतलब 3 साल हो जाएंगे तो वो लेसोर जो है, लेसोर माने कौन? जिस बंदे ने इनको लीज पे दिया, वो लीज कंपनी। सही है। तो लीज कंपनी उसको कंप्यूटर को अपने पास लेके जाएगा। ओ माय गॉड। ठीक है सर जी। द कंपनी एस्टिमेट्स दैट द कंप्यूटर अंडर रिव्यू विल बी वर्थ ऑफ 10 लाख एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मतलब 3 साल बाद उस कंप्यूटर का इज्जत जो रहेगा, मार्केट वैल्यू जो रहेगा, जो वैल्यू है उसका वर्थ है, वो 10 लाख रुपए का रहेगा। ये कब हमें काम में आने वाला है? मतलब ये क्या है? दिस इज सिंपल सर, सैल्वेज वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर। सही है। ये सैल्वेज वैल्यू है ना कंप्यूटर का। तो ये सैल्वेज वैल्यू मुझे कब काम आएगा? जब मैं इस कंप्यूटर को क्या करूंगा सर जी? परचेस करूंगा, तभी तो काम आने वाला है मुझे। परचेस करूंगा तभी तो ये 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लीज के बाद तो बेनिफिट थोड़ी ना मिलेगा। लीज के केस में वो तो कंप्यूटर लेके जाएगा अपना अपना और वो बेच देगा लीज कंपनी 10 लाख रुपए में। तो हमारे लिए तो कैश इनफ्लो तब है ये 10 लाख रुपए का, जब हम उसको परचेस करें। नेक्स्ट पॉइंट। फोरकास्टेड रेवेन्यूज आर, मतलब पहले साल का रेवेन्यू कितना हो सकता है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, इसका फोरकास्ट दिया हुआ है। ये 10% रेवेन्यू का शेयर देना है ना, इसलिए। तो 22.5 लाख, 25 लाख और 27.5 लाख। ठीक है। इसका 10-10% आएगा। नेक्स्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। लुक एट दिस, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन और लीज रेंट।
मतलब अगर हम परचेस करते हैं तो डिप्रिसिएशन मिलेगा, वो डिप्रिसिएशन इधर कंसीडर नहीं किया, एक्सक्लूड किया। एंड अगर हम लीज पे ले तो लीज रेंट जो आएगा उसको भी इधर कंसीडर नहीं किया इन्होंने। और ये डिप्रिसिएशन और लीज रेंट इसको छोड़ के सर इनका एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बनता है, 9 लाख रुपए का बनता है, विद एन एडिशनल 1 लाख रुपीज फॉर द स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। 1 लाख रुपए का जो भी खर्चा होने वाला है ना स्टार्टअप, क्या बोले, एंड ट्रेनिंग कॉस्ट के लिए बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये होने वाला है इनको खर्चा एडिशनल, इन एडिशन टू व्हाट दिस 9 लाख रुपीज। दिस कॉस्ट आर टू बी बोर्न बाय द लेसी। अरे यार ये लीजी बोर्न करेगा, मतलब कौन, आपका कंपनी, जो कंपनी कंप्यूटर को लीज पे लेना चाहता है या खरीदना चाहता है। योर कंपनी विल बोरो एट द 16% इंटरेस्ट टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपको ये 22 लाख रुपए का आउटफ्लो करके परचेस करना है ना, तो आपको ये बोरो करना पड़ेगा पैसा। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा बोरो का, 16%। रीपेमेंट्स आर टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। इसका रीपेमेंट शेड्यूल भी दे चुके हैं ये लोग कि पहले साल में सर जी प्रिंसिपल रिपे करेंगे 5 लाख रुपए, रुपीज इन थाउजेंड से दोनों जगह पे। तो 5 लाख रुपए का पहले साल में प्रिंसिपल जाएगा, इंटरेस्ट 3,52,000 जाएगा, उसके बाद 850, 272, 850 एंड 136 ये सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में, समझे। नेक्स्ट, द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड टू डेप्रिशिएट इट्स एसेट्स एंड पेज 50% टैक्स ऑन इनकम। 50% टैक्स रेट है सर जी। तो मतलब अगर हम डेप्रिसिएशन ले तो भी हमें टैक्स बेनिफिट 50% होने वाला है, एंड अगर हम लीज भी ले ले तो भी लीज रेंट पे भी हमें टैक्स बेनिफिट 50% होने वाला है। तो अल्टीमेटली जब मैं बात करूं ये 16% इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पे भी तो मुझे टैक्स बेनिफिट होने वाला है, तो इंटरेस्ट पे भी तो टैक्स बेनिफिट होने वाला है सर जी। तो ये इंटरेस्ट भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। 50% टैक्स शील्ड मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे मिलेगा प्लस डेप्रिसिएशन पे मिलेगा जब मैं बाय करता हूं तो, नहीं तो सर लीज पे लिया तो लीज रेंट पे मुझे 50% मिलेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड डेप्रिसिएशन आपको पता है एसएलएम से निकालना है। द मैनेजमेंट अप्रोचेस टू यू टू एडवाइज व्हाट अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई। क्यों अल्टरनेटिव कौन सा रिकमेंड करना है एंड क्यों करना है ये आप बताओ, बोले कैसे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। तो एकदम ईजी है। पीवी फैक्टर दिया सर 8% का एंड 16% का। मुझे बताओ सर जी 8% का पीवी फैक्टर क्यों दिया इन लोगों ने और 16% का क्यों दिया, कौन सा यूज करेंगे। सर जी देखो इंटरेस्ट रेट मेरा था 16%, बट अगर मैं बात करूं 16% इंटरेस्ट रेट बट 50% का टैक्स शील्ड, तो मेरा 16 इंटू 1 माइनस 0.5 होगा ना, तो ये 8% ही आने वाला। तो ये 8% मुझे यूज करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग, समझते हो। तो डिस्काउंटिंग के लिए एक्चुअली मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिस्काउंट रेट है वो कौन सा आने वाला है, 8% का। तो मुझे फायदा कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, 8% का डिस्काउंटिंग फैक्टर। 16% का यूज नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो समझ गए आपको क्या करना है। दोनों केस में क्या करेंगे, इलिस्ट्रेशन 1 में हम सबसे पहले हम पहला ऑप्शन जो है परचेस वाला उधर देख लेते हैं, हमारा कैश आउटफ्लो कितना बनता है, उसका आज का वैल्यू कितना बनता है। तो थॉट प्रोसेस बनाओ सर जी, हमारे पास 2 ऑप्शन है, परचेस भी करना है एंड लीज भी कर सकते हैं। परचेस किया तो कितना पैसा हाथ से जाएगा, लीज किया तो कितना पैसा हाथ से जाएगा, वो सब चीजें बोल चुके हैं, हर साल में कितना जाएगा वगैरह सब। उन सबको आज के वैल्यू पे निकाल दो, मतलब पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज इन केस ऑफ परचेस कितना आएगा, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज इन केस ऑफ बाई ये कितना आएगा लीज। एंड दोनों में जो कम पीवी रहेगा, मतलब कैश आउटफ्लोज ले रहे ना, कैश आउटफ्लोज कर रहे, तो मतलब जो कम पीवी रहेगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे। आर यू गाइस क्लियर। जो कम कैश आउटफ्लो लगेगा आज के हिसाब से, पीवी के हिसाब से, उसको हम ऑप्शन को कंसीडर कर लेंगे। वेरी लॉजिकल। कैन यू गाइस सॉल्व दिस। आप लोग कर सकते हो ये ट्राई, कैसे करेंगे आप लोग प्लीज ट्राई करोगे ये चीज, ठीक है। आपके मॉडल में देख लेना क्वेश्चन को एंड ट्राई करना एकदम अच्छे से। वेरी मतलब एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, सभी नंबर्स अच्छे से कंसीडर कर लेना, ठीक है। एंड इनको भी कोई दिक्कत आएगा तो वो मेरे साथ तुरंत सॉल्व करने शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो गाइस, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, चेक इट आउट। आंसर आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो क्या, एकदम अच्छे से। अगर करना है तो एकदम अच्छे से मेरे साथ सॉल्व कीजिए, नहीं तो रफ कैलकुलेशन पहले कीजिए एक कोई रफ बुक पे,
एंड वो कैलकुलेशंस करके आप अराइव कीजिए नंबर। सिर्फ मुझे प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है अभी भी, सही है। मैं जैसे लिखूंगा वैसे प्रेजेंटेशन कर देना, बाद में नोटबुक में सॉल्व कर लेना मेरे सॉल्व करते समय, बट एक ट्राई करना कैलकुलेटर्स पे सिर्फ कैलकुलेशन करके कि आपके नंबरिंग क्या बनते हैं एंड उस बेसिस पे फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। एग्जाम प्रेजेंटेशन में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है क्या। चलो जी, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट व्हाट, वर्किंग नोट कर लेते हैं पहला। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज in case of ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस बोलने के बजाय मैं डायरेक्ट ऑप्शन 1 ले लेता हूं, परचेस वाला। ऑप्शन 1 परचेस के केस में हमारा पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज कितना बनेगा वो हम निकाल रहे हैं। आर यू गाइस देयर विथ मी, ठीक है। तो सर जी एकदम अच्छे से मेरे साथ कैलकुलेशन करो। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज इन केस ऑफ ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। तो लुक एट दिस गाइस, कैसे करेंगे हम लोग एकदम अच्छे से। हमारा कैश आउटफ्लोज देखो कितने कितने आ रहे हैं एंड तीनों सालों के कैश आउटफ्लोज कितने कितने बनेंगे मेरे। अभी अगर मैं परचेस करता हूं तो मेरा सबसे पहले सर जी मुझे ना कॉलम्स बनाने पड़ेंगे एकदम अच्छे से, ध्यान देना। पर्टिकुलर्स, हम ऐसा करते हैं पर्टिकुलर्स, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर्स के कॉलम में काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। एंड हमारा जो आउटफ्लो जाएगा तो अमाउंट इन रुपीज, ये आउटफ्लो है ना। ईयर्स, ईयर्स ले लेते हैं, ईयर्स। तो ईयर 1, 2, 3, ठीक है। ऐसा करेंगे एकदम अच्छे से। परफेक्ट है क्या, चलो। एंड वेरी इजी। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट सर जी। सबसे पहली चीज मेरे साथ क्या होगी, सबसे पहला पॉइंट सर मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, एकदम अच्छे से मुझे मेरे साथ बोलोगे। सर अगर हम आज परचेस करते हैं तो हमें बोरो करना है पैसा, 22 लाख रुपए आज नहीं जाएंगे ना डायरेक्ट, बिकॉज बोरो करने हैं हमें, समझ रहे हो। 22 लाख रुपए देंगे बट हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए बोरोइंग होगा। और हमारे लिए रीपेमेंट कैसा होगा, हमारे लिए रीपेमेंट ये वाला होने वाला है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो रीपेमेंट ऑफ लोन पहले तो, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट, सॉरी पहले प्रिंसिपल ले लो, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। में प्रिंसिपल का अमाउंट देखो कितना बनता है, 500, 850, 850। तो क्या हम डायरेक्टली इसे ले लें क्या, चलो पूरा ही अमाउंट लिखते हैं। 500 था ना, 500 माने 5 लाख, 8,50,000, 8,50,000। एंड उसके बाद में इंटरेस्ट 3,52,2,72,136, 3,52,000, 3,52,272, 1,36,000। परफेक्ट। तो ये मेरा हुआ रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग। उसके बाद में सर जी ये जो मैं रीपेमेंट करूंगा इंटरेस्ट, इस पे मुझे टैक्स शील्ड मिलेगा। सो टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, तो ये मेरा क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो आउटफ्लो में निगेटिव में ले लूं सब चीजें, नंबर्स, ठीक है। टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं कलर। टैक्स शील्ड ऑन, डेप्रिसिएशन भी तुरंत ले लेंगे, तो पहले इंटरेस्ट बोलता हूं एंड फिर डेप्रिसिएशन बोलता हूं, ठीक है। ठीक है क्या, यस सर जी। तो देखो
इंटरेस्ट पे टैक्स शील्ड कितना होगा मुझे 3,52,000 2,72 1,36 50% टैक्स रेट है, मतलब डायरेक्ट इसका 50% मेरा टैक्स शील्ड होने वाला है। तो 3,52,000 का 50% करो 0.5 1,76,000। और ये पॉजिटिव ही रखना क्योंकि ये हमारा बेनिफिट है, सही है। 1,76,000। उसके बाद में 1,36,000 इधर ठीक से लिखा नहीं जा रहा है ये नए सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एंड ये 136 का कितना होगा रे 0.5 68,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ओ माय गॉड सर डेप्रिसिएशन तो निकाला ही नहीं। 22 लाख रुपए का मेरा एसेट माइनस 10 लाख रुपए का सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 इयर्स। तो यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट नंबर 2 बता देना, एकदम थोड़ी जगह छोड़ के अच्छी खासी। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अदरवाइज यू कुड हैव डन दैट हियर इटसेल्फ, बट चलो ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है ऊपर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्यों इतना नया नया वर्किंग नोट दिखाना ना। तो डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है वो देख लो एक बार आपका। डेप्रिसिएशन मेरा अमाउंट कितना बनेगा 22 लाख 22 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 3, माने 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4 लाख। 4 लाख का 50%, तो कितना बनेगा 2 लाख। 2 लाख का मुझे डेप्रिसिएशन हर साल टैक्स शील्ड मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर में ना थोड़ा दिक्कत आ रहा है मुझे, नया सॉफ्टवेयर, ठीक है आदत हो जाएगी। तो टैक्स शील्ड है, रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग है, ठीक है। तो टैक्स शील्ड इतना मिल गया, रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग इतना हुआ। और क्या चीजें होने वाली सर, हम अगर परचेस करते हैं उसको तो 22 लाख रुपए का ही लगेगा, लीज वाले का केस छोड़ दो। 10 लाख रुपए का हमें फायदा भी होने वाला है, वो भी हमें लेना है। और क्या चीजें हैं, डिप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट ले लिया, ये वाला चीज ले लिया, और तो कुछ सर दिख नहीं रहा, ठीक है। तो मतलब इतना हमारा कैश आउटफ्लो होने वाला है। चलो तो टोटल कैश आउटफ्लो, नेट कैश, टोटल कैश आउटफ्लोज देख लो, और नहीं तो नेट कैश आउटफ्लोज लिख लो, नेट कैश आउटफ्लोज। इसमें क्या होगा 1 माइनस 2, 1+2 ले लो, बिकॉज हमने क्या किया है इन दोनों को एनीवेज हमने ये कंसिडर किया हुआ है ना प्लस और माइनस करके। तो 1 और 2 का एडजस्टमेंट लेना है, परफेक्ट। 1 और 2 का एडजस्टमेंट लेना है। चलो चेक इट आउट। 5 लाख रुपये प्लस 3,52,000, 8,52,000 का आउटफ्लो, माइनस 1,76,000 बचेगा, माइनस करो 1,76,000 और 2 लाख रुपए, तो ये बनेगा 4,76,000। उसके बाद में नेक्स्ट वन 8,50,000 प्लस 2,72,000, 272 माइनस 1,36,000 माइनस 2 लाख रुपीज, तो 7,86,000। उसके बाद में 8,50,000 प्लस 1,36,000 माइनस 68,000 माइनस 2 लाख रुपीज, तो 7,18,000, ठीक है। कैन वी टेक डायरेक्टली पीवी ऑफ दिस, लीजिए नेक्स्ट पेज पे तुरंत, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मुझे बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इधर, एक सेकंड। अरे यार नई चीज़ है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत ही आती है यार शुरू शुरू। देखो कैसे कर रहा है वो, सुन ही नहीं रहा मेरी बात। हाँ। अरे भाई रुक जा, क्यों इतनी तकलीफ करना है। अरे क्यों लिया फिर ऐसा सॉफ्टवेयर आपने, अरे भाई
ये बस इसलिए लिया क्योंकि A4 साइज पेजेस होते हैं, तो काफ़ी आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा क्लास स्लाइड्स में। ठीक है, तो इसका पीवी ले लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 8% का, दिया हुआ है ऊपर, 0.926, 0.857, 0.794, 0.926, 0.894, 857794 है, 857794। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कितना बनेगा, कैलकुलेशन कीजिए। ये 3 नंबर इसको दे देना, इसको 4 बोलना, इसको 5 बोलना, और यहाँ पे बोलना 3 × 4, 4,76,000 इंटू 0.926, 440, 776, 786 इंटू 0.857, 673,602। 673,602 के बाद में 7,18,000 इंटू 0.794, 570,092। ठीक है, टोटल कैश आउटफ्लोज का पीवी देख लो कितना है। इसके बाद में हमें एडजस्ट करना है और एक चीज़, पहले टोटल ले लेते हैं ना, टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये टेबल के बाहर ही ले लेंगे, समझ रहे हो क्या, आर यू गाइस गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ। सर कैसे करते हैं, एक सेकंड रुकिए, आज थोड़ा आप ये करना, एडजस्ट करना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फिर से ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू समेशन ऑफ 5 नंबर, 5 का समेशन लो, कितना होता है, 570,092 था हमारे कैलकुलेटर पे, 673,602 लिया मैंने, 440, 776 लो, 16,84,470 माइनस पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू, दस लाख इंटू 0.794, तो ये कितना होगा, 7,94,000। तो ये ले लो, नेट कैश आउटफ्लो, पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लो इसे बोलना, पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लो माइनस 7,94,000, 890, 470। ये परचेस के ऑप्शन का हमें मिल गया 8,90,470। सही है, ऐसे ही लीज के ऑप्शंस में निकाल लो कितना होता है। ऑप्शन नंबर 2, वर्किंग नोट बोला था ना हमने, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लोज इन लीजिंग ऑप्शन, इन ऑप्शन 2, जैसा हमने बोला था ना प्लीज। चलो करो कैलकुलेशन मेरे साथ। लीज के इसमें भी हमारा क्या होगा सर, 3 साल में कैसे कैसे आउटफ्लो जा रहा है वो देखेंगे, बाकी कुछ नहीं दिक्कत हमें, टेंशन कोई नहीं है ना। तो पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर्स ले लो, 1, 2, 3, परफेक्ट।
ओ शिट, बहुत ही गंदा हुआ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमारे कैश आउटफ्लोज क्या क्या जाते हैं सर जी? यहाँ पे हमारा लीज रेंट जाता है ना एक। यहाँ पे तीन मेजर चीजें आने वाली है। लीज रेंट एनुअल कितना है? 5-5 लाख रुपए था। चेकआउट इन क्वेश्चन। 5 लाख रुपीज का लीज रेंट था। उसके बाद में 10% का रेवेन्यू और फिर एडिशनल 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा जाएगा तीसरे एंड के एंड में। तो 5 लाख रुपए ले लो एक बार। लीज रेंट एनुअल 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद में 10% रेवेन्यू शेयरिंग। तो रेवेन्यू कितना है हर साल का, उसका 10-10% निकाल लो। रेवेन्यू कितना था? 22.5 लाख। 22,50,000 इंटू 10%, तो मतलब 2,25,000। समझ रहे हो? 10% ऑफ रेवेन्यू। 25 लाख का 2,50,000 और 2,75,000 बाद में। 2,50,000, 2,75,000। ठीक है, तो ये मेरे दो चीजें हुई। एंड देन हुआ एडिशनल पेमेंट एट थर्ड ईयर एंड, 6 लाख रुपए का। तो ऐसे मेरे टोटल कैश आउटफ्लोज होने वाले हैं तीनों के तीनों ईयर्स में। टोटल कैश आउटफ्लोज कितने बनेंगे? 7 लाख, 25,000, 7 लाख, 50,000, 7,75,000 प्लस 6 लाख, 13,75,000 क्या? यस, 13,75,000। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%। ऊपर के फैक्टर्स ले लो, कितने था? 0.926857, 0.794 था ना आगे। तो कैलकुलेशन कीजिए हमारा पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लोज। ओ ओ ओ ओ ओ पीवी क्यों लिया हमने? इसमें टैक्स शील्ड ऐड करना था ना। टैक्स शील्ड का बेनिफिट नहीं होगा क्या? ढोक लो। तो ये तुरंत हमने कैसे ऐसे ले लिया रे इसको? टैक्स शील्ड में वही बोला, इसमें क्या छूटा हुआ? सही है ना? टैक्स शील्ड ले लो। चलो, ये कैश आउटफ्लो जितना हुआ, इसमें मेरा टैक्स शील्ड। तो ये फर्स्ट वाला बोलो, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। इसमें 1+2+3। देन फिफ्थ में टैक्स शील्ड लो ऑन। कितना आएगा? लीज रेंटल एट 50%। लीजिंग में तो सिर्फ इस पे टैक्स शील्ड आएगा ना, डिप्रिसिएशन वगैरह थोड़ी ना आएगा। सर फाइनेंस लीजिए, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बात करनी है यहाँ पे वैसे। ठीक है, तो लीज रेंटल कितना था मेरा, उसी पे टैक्स शील्ड आएगा सिर्फ मुझे। समझ रहे हो? और नहीं, ये मुझे टोटल पेमेंट पे टैक्स शीट लेना पड़ेगा ना रे। लीज रेंटल प्लस ये जो भी मेरा खर्चा हो रहा है, इस पे भी तो टैक्स बेनिफिट, इस पे भी तो, इस पे भी तो तीनों इस पे, मतलब जो मेरा एक्चुअल में खर्चा हो रहा है उस पे मुझे टैक्स शील्ड आएगा। समझ रहे हो? लीज रेंटल के साथ और भी जो भी चीज में खर्चा कर रहा हूँ, तो 7,25,000 का 50%, 50% ऑफ फोर्थ ऐसे कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो 7,25,000 का 50% करो, कितना होता है? 362,500। उसके बाद में 7,50,000 का 3,75,000 आएगा क्या? और 13,75,500, 687,500। ठीक है क्या? परफेक्ट हो? वो किधर गया ये वाला?
हाँ ये ऊपर है क्या? हाँ हाँ, ये बोला किधर गया वो? 687,500। तो नेट कैश आउटफ्लोज, अरे भाई ये क्यों आया मेरे साथ, क्या हो रहा है? नेट कैश आउटफ्लोज 6, इसका पीवी लेंगे ना अभी, तो इसमें 4 - 5। इधर आउटफ्लोज थे सर, निगेटिव क्यों नहीं लिया? अरे आपकी मर्जी यार, जैसे प्रेजेंटेशन दिखाना वैसे दिखा दो। तो एनीवेज ऊपर का अमाउंट ही यहाँ पे रिपीट होने वाला है, समझते हो क्या? बिकॉज 50% ही था ना, तो बचा हुआ 50% सेम ही अमाउंट आएगा नीचे। तो 3,62,500, यहाँ पे इसे कर देना 3,75,687,500। ठीक है, ये बना मेरा नेट कैश आउटफ्लोज। अभी लो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह। इस DF@8% कितना था? पॉइंट, अभी ऊपर जाओ फिर से, 0.926857, 0.794। तो ये करो पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लोज, 6 × 7, 6 × 7। और करो कैलकुलेशन कैसे होता है बोलो मुझे। 3,62,500 इंटू 0.926, 335,675, 3,75,000 इंटू 0.857, 321,375, 6,87,500 इंटू 0.794, 545,875। ठीक है, टोटल ऑफ, टोटल पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लोज कितना है? करो इसका टोटल, 321,375 प्लस 335,675। ये सब लोग आप जब कैलकुलेशन कर रहे थे तब आप M+M+ में डाल सकते थे तीनों नंबर्स, एंड देन प्लीज डायरेक्टली MRC कर सकते थे। सही है, तो 12,02,925 आ रहा है। तो ऊपर हमारा कम आया था ना, 8,90,470। तो सर जी सिंपल है, फिर कंक्लूजन ले लो बेटा, है ना। बेस्ड ऑन अबाव कैलकुलेशन, हमने एक एक चीज कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करी, कौन सी? ये खर्चे वाली चीजें हमने कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करी। क्यों नहीं कंसिडर करी सर जी? बोलो, बोलो मुझे क्यों कंसिडर नहीं करी? भैया वो खर्चा तो इधर भी लगेगा उधर भी लगेगा, तो हम सिर्फ इंक्रीमेंटल चीजें लेंगे ना। वो खर्चे को मैं इधर लो भी लूँ तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, इधर भी तो उतना खर्चा आया नहीं वाला है, इधर भी तो उतना ही खर्चा आने वाला है। तो दोनों जगह पे फर्क तो पड़ने नहीं वाला मेरे डिसीजन मेकिंग में उससे वजह से। तो नोट लिख लेंगे नीचे, ठीक है क्या? पहले कंक्लूजन लिख लो, बेस्ड ऑन अबव कैलकुलेशन पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लोज, पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लोज is lower in case of option 1, that is purchase, as compared to option 2, that is lease. So computer shall be purchased rather than taken on lease. ये रादर देन वगैरह जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दिए परचेस्ड, इसे बोल दो सिर्फ। तो कंप्यूटर शुड बी परचेस्ड, एंड नोट लिख दो,
नोट ऑपरेटिंग expense is common in both the options. So not considered in the calculation. So not considered for the calculation purpose. ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए कंसिडर नहीं करे. परफेक्ट. यस और नो. ठीक है, पर्पस का ओ इधर रह गया. ठीक है, क्या हो रहा भाई इसको, एक सेकंड होल्ड करो. ठीक है. सो दिस इज हाउ गाइड्स योर क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन 1 इज वेरी वेरी इजी. आपको समझ गया होगा, कुछ अप्रोच में ज्यादा कोई चेंज नहीं है सर जी, एकदम इजी ये चीज है कि पहले परचेस के केस में कितना कैश आउटफ्लोज हो रहा है उसका पीवी निकाल लो, और कुछ भी चीजें नहीं हमने देखी. एसएलएम के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, टैक्सेशन को शील्ड कंसिडर कर लिया, सब चीजें हो गई. पहले केस में कैश आउटफ्लो निकाला, कितना बना, उसके केस में सेकंड इसमें हमारा कैश आउटफ्लोज कितना बना, उसका पीवी निकाला, और आज के इस पे देखे तो हमारा परचेस इसमें बेनिफिशियल लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई हमने कंक्लूड कर दिया कि परचेस करो रादर देन टेकिंग ऑन लीज. परफेक्ट. आई होप यू गाइस आर क्लियर. ठीक है, चलो. तो अभी हम उसके बाद में बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2. चलो गाइस, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके सामने, बहुत बढ़िया, एकदम इजी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें. देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, एक बार पढ़ेंगे फिर ध्यान में आ जाएगा आपको कितना इजी है क्या है. फेयर फाइनेंस अ लीजिंग कंपनी, ये एक लीजिंग कंपनी है, माने ये कंपनी ना सबको लीज पे देखिए कुछ चीजें. फेयर फाइनेंस अ लीजिंग कंपनी हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. अभी उनका बिजनेस ही क्या है, लीज पे देना. तो माने उनको कोई कस्टमर से, एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, उनको उस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ने उनको अप्रोच किया है. क्या चीज के लिए अप्रोच किया सर जी, हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इंटेंडिंग टू एक्वायर अ मशीन व्हिच कैश डाउन प्राइस इज 3 करोड़. भैया कोई मशीन है जो उस कस्टमर को चाहिए जिसका कैश डाउन प्राइस, मतलब आज परचेस करे तो 3 करोड़ रुपए लगेंगे. द कस्टमर इन ऑर्डर टू लिवरेज हिज टैक्स पोजीशन, वो बोलता है भाई मुझे टैक्सेशन में कुछ बेनिफिट चाहिए, तो टैक्स पोजीशन को लेवरेज करना है. has requested a quote for a 3-year lease with the rental payable at the end of each year. बोले कि तुम मुझे ये मशीन, वो कस्टमर बोल रहा है उस लीज कंपनी को, फेयर फाइनेंस को, कि भाई मुझे टैक्सेशन में बेनिफिट लेना है, इसलिए मैं आज परचेस नहीं कर रहा हूं, बट मैं इसको लीज के बेसिस पे लेना चाहता हूँ, लीज रेंटल के बेसिस पे लेना चाहता हूँ 3 साल के लिए, जहां पे मैं हर साल के एंड में आपको लीज पेमेंट करूंगा, but a diminishing manner such as they are in the ratios of 3:2:1. एक उसने कंडीशन डाली कि तुम लोग मुझे जो लीज पेमेंट मांगोगे ना, वो लीज पेमेंट ऐसा करना कि सर जी मतलब 3 साल में मैं लीज दे रहा हूं ना, लीज पेमेंट करूंगा, तो ये 3 साल के केस में मेरा लीज पेमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो भी लीज पेमेंट रहेगा, माने यक्स, उसका थर्ड वाला पार्ट, उसके 6 टुकड़े करो, एक्स के 6 टुकड़े करो, एंड ये 6 में से तीसरे 3 टुकड़े इधर में पे करूंगा, 2 इधर करूंगा एंड 1 इधर करूंगा. मतलब सर लीज पेमेंट जो है ना मेरा, वो हर साल कम होते जाना चाहिए. पहले साल में सबसे ज्यादा, दूसरे साल में उससे कम, तीसरे साल में उससे कम, और उसका रेशियो क्या बोल रहे, 3:2:1 का बोल रहे. मतलब सिंपल सी बात क्या बोल रहे कि सर जी अगर 60,000 रुपए का रेंट रहा, टोटल कितना, 6 लाख रुपए का मान लो रेंट है फॉर एग्जाम्पल 3 सालों के लिए, तो ये 6 लाख में से ना 3 लाख रुपए का पार्ट में इधर भरूंगा, 2 लाख इधर और 1 लाख इधर, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा वो चाहता है. ठीक है, तो अभी उसकी बोलने की बात क्या है, देखिए कि भैया टैक्स तो सॉरी लीज रेंटल तो मैं दूंगा एंड ऑफ द ईयर में, एंड डिमिनिशिंग मैनर में दूंगा 3:2:1 में. डेप्रिसिएशन कैन बी एज्यूम टू बी ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस. ये डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा सर जी, ये डेप्रिसिएशन तो इस बंदे को मिलेगा, फेयर फाइनेंस लीजिंग कंपनी, बिकॉज ओनरशिप इसके पास, एंड आपको पता है जो बंदा ओनर, वो बंदा डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा. एंड फेयर फाइनेंस मार्जिनल टैक्स रेट इज 35%.
ये जो लीजिंग कंपनी, इनको टैक्सेशन में कितना बेनिफिट होता है, 35%। टैक्स पे कितना करना पड़ता है, 35%। मतलब इनका मार्जिनल टैक्स रेट कितना है, 35%। द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न फॉर द फेयर फाइनेंस एज ऑन द ट्रांजेक्शन इज 12%। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वो बोलते हैं कि भाई ये तो बिजनेस करने को बेटे ना, टाइम पास करने को थोड़ी बेटे, ये जो बिजनेस करने को बेटे, तो ये बोल रहे हैं हम जो जो लीज पेमेंट देंगे ना, इस लीज पेमेंट से हमें इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में 12% का रिटर्न मिलना चाहिए, मतलब 12% का फायदा होना चाहिए। तो आपको क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द लीज रेंटल टू बी कोटेड फॉर द लीज फॉर 3 years। मतलब क्वेश्चन अभी हमारे लेसी के एंगल से नहीं है, क्वेश्चन किसके एंगल से है, क्वेश्चन इज फ्रॉम द लेसोर एंगल। तो लीज रेंटल निकालना है हमें, ये लेसोर कितने लीज रेंटल देना चाहिए। तो एक सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट का एकदम समराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। समराइज अगर करेंगे क्वेश्चन को, तो समरी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का समरी क्या बोलता है कि एक लेसोर है, एक लेसोर है, ये कौन है, फेयर फाइनेंस कंपनी, सही है, ये एक फेयर फाइनेंस कंपनी करके लेसोर है, ठीक है। ये बंदा कस्टमर को है ना लीज पे देगा, क्योंकि कस्टमर लीज पे मांग रहा है। लीज कितने पीरियड की है सर जी, 3 years का लीज है। कितने साल का, 3 सालों का लीज है। ये 3 साल में जो लीज पेमेंट आएंगे, वो पेमेंट ऐसे होने चाहिए जिसका रेशियो 3:2:1, माने x मान लो तो 3x 2x एंड 1x ऐसा, ठीक है। मतलब पहले साल का लीज रेंटल मेरा बनेगा 3x, सेकेंड ईयर का 2x 1x ऐसा। एंड ये बोल रहा है ये लीज रेंटल जब लेजर को मिलेगा तो इसका बेनिफिट उसको कितना होना चाहिए, इसका बेनिफिट उसको होना चाहिए सर जी 12% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन व्हाट, दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। अभी आज का अगर मैं इसका प्राइस देखूं मशीन का, तो आज का प्राइस है 3 करोड़ रुपए, आज का प्राइस है। बट ये 3 करोड़ पे इसको बेनिफिट मिलने वाला है डिप्रिसिएशन पे टैक्सेशन। इसका कैश बेनिफिट कौन सा है, टैक्सेशन का बेनिफिट है ना, तो टैक्स शील्ड का तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्यों ना ये 3 करोड़, सर अभी मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, लेसोर ये 3 करोड़ मिनिमम कितना रिकवर करना चाहेगा, कि भैया उसके मशीन के लिए कॉस्ट कितना लगा, 3 करोड़, एंड टैक्स शील्ड कितना मिल रहा है उसको, वो लेस कीजिए। तो टैक्स शील्ड कितना मिलेगा इसको, 3 करोड़ पे अगर हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे निकाले, तो ये लोग बोल रहे हैं टैक्स डेप्रिसिएशन इज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब हर साल एक एक करोड़ का मिलेगा, उसका सैल्वेज वैल्यू कुछ बोला नहीं। तो 1 करोड़ पे इनका टैक्स रेट है 35%, तो मतलब हर साल 35% का इनको बेनिफिट मिलेगा डिप्रिसिएशन में, सही है क्या, 35% का हर साल में इनको डिप्रिसिएशन में बेनिफिट मिलेगा। तो हर साल का डिप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड कितना है इनका, वो निकाल लो सबसे पहले। डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड कितना है, डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड कितना है, तो 1 करोड़ इंटू 35%, दैट इज 35 लाख रुपीज पर एनम। ये इतना सर उनको फायदा हो रहा है, इतना हर साल उस लीजिंग कंपनी को फायदा होगा फेयर फाइनेंस को, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से उनको टैक्सेशन में बेनिफिट मिलेगा 35 लाख। अगर ये बेच देते उस मशीन को, तो भैया ये डिप्रिसिएशन का फायदा उनको नहीं मिलता, बट अभी लीज की वजह से उनको ही फायदा होगा। तो वो रिकवर कितना करना चाहेंगे, 3 करोड़ माइनस से 35 लाख के तीनों सालों के रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट वन, इनको जो लीज इनकम आएगा इस पर इनको टैक्स लायबिलिटी बनेगा, टैक्स लायबिलिटी आएगा, तो इनका ये आउटफ्लो आएगा हर साल के लिए, सही है। अभी इनका लीज इनकम कितना रहने वाला है, फिर ये 3x इस पे टैक्स लायबिलिटी, 2x पे टैक्स लायबिलिटी, 1x पे टैक्स लायबिलिटी, ये हर एक इसका 35% का टैक्स बनेगा, इसका 35%, इसका 35% और इसका 35%, पर इस पे सर इनको 35% का टैक्स लायबिलिटी हर साल बनेगा। तो ये उनका टैक्स लायबिलिटी बना, समझ रहे हो। अभी जब मैं कंसीडर करूं सर जी इनको इतना फायदा, दिस इज व्हाट दे आर गेटिंग बेनिफिट, ये तो बेनिफिट, बट ये उनका कॉस्ट आ रहा है। ये बेनिफिट एंड कॉस्ट क्या है, ड्यू टू लीज ए ट्रांजैक्शन ना, ड्यू टू लीज ए ट्रांजैक्शन, समझते हो, ड्यू टू लीज ए ट्रांजैक्शन इनको 35 लाख का हर साल बेनिफिट,
बट इतना इतना टैक्स बनेगा, कितना बनेगा वो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें लीज रेंटल निकालना है जो हमने एज्यूम किया एक्स। तो एक्स का पार्ट हमने एज्यूम किया, उसका एक वन ऑफ द पोर्शन हमने एज्यूम किया एक्स वाला, सॉरी ये 2x यहाँ पे 1x लिया है ना, तो सिर्फ x ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो लिखो 1x, ठीक है। तो x वाला मैंने रेंट माना कुछ तीसरे साल का, एंड उसका सेकेंड पार्ट, उसका 2 टाइम्स रेंट इधर, उसका 3 टाइम्स रेंट इधर, मतलब मेरा पहले साल के लिए रेंट बनेगा 3x, उसके बाद में 2x, उसके बाद में 1x, ठीक है। तो ये रेंट पे 35% का इनको टैक्स लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि इनका इनकम है तो इनका इतना खर्चा होगा, कॉस्ट लगेगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि मुझे रिकवर करना है 3 करोड़ रुपए, एंड इसका लाइफ भी मशीन का सिर्फ 3 साल का, ये एजम्पशन लेना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर किधर भी बोला नहीं, बिकॉज अगर इसका लाइफ 3 साल के ऊपर रहता है तो ये लीज के बाद भी तो इनको फायदा होगा, और इन्होंने सैल्वेज वैल्यू कुछ बोला नहीं, इन्होंने उसके बाद का कुछ चीजें बताई नहीं ना, उनका लाइफ कितना है। तो वी आर एज्यूमिंग, एजम्पशन लेना पड़ेगा, एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, सब चीजें यहीं पे लिख रहा हूं समरी में। एजम्पशन क्या आएगा, लाइफ ऑफ द मशीन इज इक्वल टू 3 years विदाउट एंड नो सैल्वेज वैल्यू। अगर मैं ये एजम्पशन ले लूं कि 3 साल ही मशीन टिकेगा एंड उसका कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं, तो भाई मुझे आज का खर्चा हो रहा है 3 करोड़ का, बिकॉज आज जो मैं मशीन ये बेचूंगा तो मुझे 3 करोड़ तो एनीवेज मिलने वाले थे, बट अभी मैं लीज पे दूंगा तो मुझे नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो मैं इतना रिकवर करना चाहूंगा, बट इसमें से मुझे जो फायदा हो रहा है वो मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये रिकवर नहीं किया तो भी चलेगा, 35 लाख रुपीज पर मंथ पर एनम, एंड सर ये मुझे जो खर्चा होगा उसके वजह से टैक्सेशन का लायबिलिटी वो मैं ऐड कर दूंगा उसमें। तो व्हाट आई वुड ट्राई टू रिकवर, आई वुड ट्राई टू रिकवर, कंपनी वुड ट्राई टू रिकवर, ये लेसर्स के एंगल से है, इसलिए मैं ना आपको पहला क्वेश्चन है तो एकदम डिटेल में लिखा के दे रहा हुआ। कंपनी वुड ट्राई टू रिकवर, सबसे पहले 300 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड ऑफ 3 years, प्लस वो क्या चाहेगा, प्लस ये टैक्स लायबिलिटी ऑफ 3 years। तो ये इतना पैसा है सर जो वो लीज से बनना चाहिए उनका, इतना अमाउंट का उनका लीज पेमेंट होना चाहिए तीनों ईयर का मिला के। बट सर जी अगर मैं बात करूं तो ये जो टैक्सेशन बेनिफिट मिलेगा ये इनको तीनों सालों के लिए मिलेगा, मतलब पहले साल के लिए कुछ, सेकेंड ईयर के लिए कुछ, एंड थर्ड ईयर के लिए कुछ। बट सर जी इसका टाइम वैल्यू क्या, बिकॉज सेकेंड ईयर का आज का बेनिफिट कुछ तो अलग है, थर्ड ईयर का आज का बेनिफिट कुछ तो अलग है। सेम चीज टैक्स लायबिलिटी जो आएगा वो 3 साल का, इधर का टैक्स लायबिलिटी का आज का वैल्यू कुछ अलग, इधर का कुछ अलग। तो सर जी ये जब भी मैं बेनिफिट लू तो आई नीड टू कंसीडर व्हाट पीवी ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो इसका भी पीवी ले लो, इसका भी पीवी ले लो, एंड ये सबका पीवी लो, बिकॉज ये 300 करोड़ तो पीवी है ना ऑलरेडी, दिस इज तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू, तो इसका पीवी निकालो, इसका पीवी निकालो, और ये सबका जो पीवी आएगा ना, समेशन ऑफ पीवी, समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, समेशन नहीं बोलता हूं मैं बोलता हूं इन सबका ये जो वैल्यू बन रहा है वुड बी इक्वल टू क्या, आपका लीज रेंटल जो है तीनों ईयर्स का, तो पहले ईयर का 3x, दूसरे ईयर का 2x, तीसरे ईयर का 1x, इनका पीवी सही है, इनका जो पीवी बनेगा इससे ये मैच होना चाहिए, दिस इज व्हाट मिनिमम, क्योंकि अगर ये मिनिमम लिए तभी सर इनको कुछ ना कुछ फायदा होगा, इतना रिकवर होना चाहिए। बट अगर मैं ऐसा करूं तो कितने रेट पे डिस्काउंट करूं मैं, रेट डिस्काउंटिंग कौन सा, तो वो होना चाहिए ना जो मुझे रिक्वायर्ड रिटर्न है, और मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है 12%। मतलब मैं 12% से डिस्काउंट करूं इन अमाउंट्स को और इन अमाउंट्स को पीवी एट 12%, तो मुझे आज पता लग जाएगा सर जी ये 12% के पीवी पे मेरा लीज रेंटल का टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस मच अमाउंट। परफेक्ट, अभी एक बार समझ लो, यहां से नहीं समझा होगा तो वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट।
कि कंपनी कितना रिकवर करना चाहेगा सर जी। कंपनी रिकवर करना चाहेगा, उसका आज का कॉस्ट कितना है उस मशीन का, 300 करोड़, सॉरी 3 करोड़। 300 करोड़ क्यों लिखा मैंने, 3 करोड़ है ना वो तो, सॉरी एक सेकंड, 3 करोड़, ठीक है। तो 3 करोड़ का कॉस्ट रिकवर करना चाहेगा, मैंने 300 लाख, 3 करोड़ का कॉस्ट रिकवर करना चाहेगा, बट उसके वजह से, लीज के वजह से उसको डेप्रिसिएशन में टैक्स का बेनिफिट होगा। तो वो हर साल होने वाला कितना बेनिफिट सर जी उनको, 35 लाख रुपए का। तो ये 35 लाख का तीनों सालों का आज का वर्थ निकालो कितना बनता है, 12% पे। क्यों 12% पे, क्योंकि वो 12% है जो उसको रिटर्न में चाहिए, सही है। मतलब आज अगर मैं उसका वर्थ निकालू 12% पे, तो मुझे एक्चुअल में सर पता लगेगा मेरा 12% रिटर्न पे वो कितना वैल्यू होना चाहिए, समझे। तो ये 3 करोड़ का तो आज का कॉस्ट, ये 35 लाख का हर साल का मैंने 12% निकाला, और ये जो है ये मेरा बेनिफिट जो होगा उसका आज का वैल्यू है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये 3 करोड़ में से ये बेनिफिट नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, बिकॉज ये बेनिफिट मैं नहीं चाहूंगा, दिस इज व्हाट आई एम ऑलरेडी गेटिंग बिकॉज ऑफ लीड्स। तो 3 करोड़ में से मैं वो बेनिफिट निकाल दिया, तो 3 करोड़ माइनस वो डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का बेनिफिट कर दिया मैंने, और उसका पीवी कर दिया तीनों सालों का। प्लस ये लीज के वजह से मुझे जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा, वो टैक्स लायबिलिटी में लीज रेंटल के थ्रू रिकवर करना चाहूंगा, लॉजिकल है, बिकॉज मैंने बेनिफिट एडजस्ट किया, तो मेरा जो लायबिलिटी बन रहा है वो भी तो मैं लीज रेंटल से रिकवर करना चाहूंगा। तो मेरा लायबिलिटी कितना बनेगा हर साल के लिए, जो भी मेरा लीज पेमेंट आएगा 3x 2x 1x, एक्स का तो हमने एक पार्ट माना ना लीज का, रेंटल का, बिकॉज हमें पता नहीं, वो तो हमें निकालना है, एक्स तो निकालना है हमें। तो 3x 2x एंड 1x, क्योंकि हमारा रेंट का जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा हर साल का 3:2:1 का रेशियो में। तो ये जो 3x 2x एंड 1x है, ये मेरा लीज रेंटल है पहले साल के लिए, 3x का रुपीज, 2x इज फॉर सेकेंड ईयर, 1x इज फॉर थर्ड ईयर। इसका 35% का टैक्स लायबिलिटी मेरा हर साल बनेगा। अभी ये जो तीनों सालों के लिए टैक्स लायबिलिटी बना यहाँ पे, ये तीनों सालों का टैक्स लायबिलिटी मैं आज पे पीवी लेके आ जाऊंगा 12% पे, क्योंकि यही तो मेरा 12% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मुझे एडजस्ट करना है अगेन। तो ये 12% से जो मेरा पीवी बना तीनों सालों का टैक्स लायबिलिटी, मतलब मुझे जो आगे आने वाले में खर्चे लगने वाले हैं, टैक्स का खर्चा लगेगा, वो मैं रिकवर करना चाहूंगा, तो मैं वो ऐड कर दूंगा, सही है ना। तो मेरा 3 करोड़ माइनस पीवी ऑफ टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन प्लस पीवी ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन रेंटल इनकम, इन सबको मैंने मिलाया तो मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा। वो अमाउंट मेरा वो होना चाहिए जितना मुझे लीज रेंटल से मिलना चाहिए, सही है ना। उतना तो मेरा आज का कॉस्ट हो गया ना, नेट कॉस्ट कितना हुआ उतना हुआ जितना मैं इनका कैलकुलेशन बना। तो वो पूरा की पूरा मेरे तीनों सालों के लीज रेंटल से बनना चाहिए, रिकवर होना चाहिए, और आज के वर्थ के हिसाब से। तो मेरा तीनों सालों का लीज रेंटल कितना है, 3x 2x 1x, इनका आज का पीवी निकालो 12% पे, तो आपका कुछ अमाउंट मिलेगा, कुछ एक्स में मिल जाएगा, वो सबका कैलकुलेशन करेंगे, वो जो एक्स आएगा दैट शुड बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, एंड फिर एक्स का नंबर मुझे मिल जाएगा कि कितना रेंट है, क्या होना चाहिए, समझे। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो। ये लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो यहां पे चाहिए तो मार्क करके रख देना, लेसोर पॉइंट ऑफ व्यू। इलस्ट्रेशन नंबर 2 फ्रॉम लेसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। समझे, चलो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें समझ गया क्या करना है। पहले तो हम कर लेते हैं सर जी आंसर को सॉल्व एकदम अच्छे से। लुक एट दिस, कैसे करना है एग्जाम प्रेजेंटेशन। आप लोग अगर कैलकुलेशन कर लिए हो रफ तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए, क्योंकि आपको वही चीज है जो अंडरस्टैंडिंग देगा। बाकी एग्जाम प्रेजेंटेशन वगैरह तो आपको बाद में भी आ जाता है सर जी प्रैक्टिस से, तो उसका कोई दिक्कत नहीं रहता है। बट आपको ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलकुलेशंस करते आने चाहिए, उसका लॉजिक दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। तो आंसर मुझे सबसे पहले देना है सर, लेट एज्यूम एक्स टू बी पार्ट ऑफ रेंट और रेंट फॉर थर्ड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर में हमारा 1x बनता है ना, तो 1x माने एक्स ही, सही है। तो थर्ड ईयर का रेंट ले एज पर कस्टमर्स प्रिपोजिशन, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट
annual lease rentals for 3 years shall be in the ratio of 3:2:1। सही है क्या? सो लीज रेंट फॉर फर्स्ट ईयर is equal to 3x, for second year is equal to 2x, for third year is equal to 1x। परफेक्ट, एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि लीज रेंटल कैसे है, क्या है, समझे? अभी हमें जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट इनका डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का ये वाला अमाउंट, ठीक है? तो वो हमें मिल गया है 35 लाख रुपए, उसका पीवी निकाल लेंगे, ठीक है? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बहुत ही छोटा दिख रहा है ना, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन टू फेयर फाइनेंस लीजिंग कंपनी। सही है क्या? क्लियर? चलो, तो सर इनको टैक्स शील्ड कितना मिलेगा डेप्रिसिएशन पे? डेप्रिसिएशन पहले तो डेप्रिसिएशन ऑफ वो एजम्पशन वाला जो लाइन लिखा था, दिस इज अ पार्ट ऑफ आंसर। ये ध्यान रखना है, ये पार्ट ऑफ आंसर है आपका, ये जो भी है ना। आर यू गाइस गेटिंग? समझ रहे हो? तो मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूँ, दिस इज योर पार्ट ऑफ आंसर। परफेक्ट, चलो जी नीचे जाइए, एजम्पशन लिख लेना बाद में, वो जो ऊपर लिखा था वो। डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन, कैश डाउन कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ। तो 300 लाख लेता हूं मैं, 300 लैक्स, 3 करोड़ माने 300 लाख, सैलवेज वैल्यू 0, यूजफुल लाइफ 3। एंड इधर इसको है ना ये कर देना, स्टार मार्क कर देना दोनों को, एंड फिर वो एजम्पशन लिख लेना। यूजफुल लाइफ 3 years एंड नो सैलवेज वैल्यू लिख दिया मैंने ही, ठीक है? तो इसका कैलकुलेशन कितना बनेगा मेरा? आर यू गाइस देयर? ये कैलकुलेशन करो जी, ये थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं, सो दैट आई वुड बी एबल टू डू दिस कैलकुलेशन प्रॉपरली। तो इसका कैलकुलेशन 300 लाख बाई 3 माने 100 लाख रुपए पर एनम। परफेक्ट, 100 लाख का डिप्रिसिएशन बना पर एनम। इस पे टैक्सेशन बेनिफिट, एट 35% इज इक्वल टू 100 lakhs into 35%, that is rupees
35 lakhs। ठीक है, इतना उनको ये होने वाला है। ओके, अभी इसका पीवी निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स शील्ड निकाला, पीवी निकाल लो इसका, कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ अ टैक्स शील्ड। ये पीवी बाद में निकालेंगे, नहीं तो रुक जाओ, ये पीवी बाद में निकालेंगे हम, अभी बस हम कैलकुलेशन करके रखते हैं। टैक्स शील्ड निकाल लिया, लीज इनकम टैक्स लायबिलिटी, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ पेयर फाइनेंस कंपनी। ऑन लीज रेंटल इनकम। ठीक है, वो कैसे बनेगा? फर्स्ट ईयर 3x इंटू 35%, दैट इज 3 इंटू 0.35 कीजिए, 1.05x। सेकेंड ईयर 2x इंटू 35% माने 0.7x ना, एंड देन थर्ड ईयर 1x इंटू 35%, दैट इज 0.35x। ठीक है, यहाँ पे प्लीज डेसिमल को कभी भी इग्नोर मत करना, ये काफी इंपॉर्टेंट डेसिमल है, बिकॉज हमें x का नंबर पता नहीं ना, तो वो कन्वर्ट कर देगा काफी बड़े नंबर में उसको। ठीक है, तो ये टैक्स लायबिलिटी बन गया मेरा। अभी इनका मुझे पीवी लेना है, समझते हो, इनका मुझे पीवी लेना है इन दोनों का, ताकि मैं एडजस्ट कर पाऊंगा ये 300 लाख में या 3 करोड़ में, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये करता हूं, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम रिलीज रेंटल of 3 years as of today's worth। क्या आज के वर्थ के हिसाब से मुझे कितना अमाउंट रिकवर करना चाहिए? सही है, दैट वुड बी इक्वल टू अमाउंट टू बी रिकवर्ड इक्वल टू नहीं तो आप टेबल के फॉर्म में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 300 लाख कैश डाउन कॉस्ट माइनस कैश डाउन कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ टैक्स शील्ड ऑन डिप्रिसिएशन प्लस पीवी ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन रेंटल इनकम। सही है, यही बात करी थी हमने। तो अगर मैं इसे देखूं तो इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा? कैश डाउन कॉस्ट मेरा कितना है? 300 लाख, तो 300 लैक्स माइनस इज इक्वल टू करके ले लेता हूं, 300 लाख माइनस पीवी ऑफ टैक्स शील्ड, 35 लाख का पीवी निकालो, पीवी ऑफ टैक्स शील्ड एट द रेट ऑफ 12% बता बोल देना इधर, एट 12%। तो पीवी निकालो, कितना होता है? 35 लाख का 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू 3 बार इक्वल टू किया, जीटी किया इनटू 35, तो 84.06 लाख। कैसे निकाले आपने? ब्रैकेट में बता दूं क्या मैं आपको? 35 लैक्स इंटू
PVAF एन्युटी फैक्टर लिया हमने तीनों साल का, बिकॉज तीनों सालों के लिए मेरा ये सेम ही है कैश फ्लो. PVAF एट 12% फॉर 3 years. परफेक्ट. एंड प्लस ये जो पीवी ऑफ टैक्स लायबिलिटी है ये तो मेरा अलग अलग ही बनेगा इनका, समझते हो. 1.5x का 1.05x, तो इनका कैसे बनेगा 1.05x डिवाइडेड बाई 1.12 प्लस ऊपर कितना था 0.7 एंड 0.35x. 0.7x डिवाइडेड बाई 1.12 रेस टू 2, इधर रेस टू 1 था ना, 1.35x इज इक्वल टू 1.12 रेस टू, पूरा दिखाई दिया है. अभी कर लेते हैं कैलकुलेशन. 300 lakhs माइनस 84.06, सॉरी एक्स नहीं लैक्स, ये मैंने अभी अप टू 2 डेसिमल्स लिया. एंड ये वाला कैलकुलेशन कीजिए 1.05x 1.05 डिवाइडेड बाई 1.12 मतलब कितना होगा 1.05x डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इंटू 1.05, 0.9375. ये 4 डिसिमल्स तक ले लेना. 0.9375 ताकि प्रॉपर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा. 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू 2 बार इंटू 0.7 0.5580 x प्लस 0.35 रुको 1 बाई 1.12 इक्वल टू थर्ड ईयर पे 0.7117 मिलेगा 18 मिलेगा इंटू आपका 0.35, तो 0.2491 x. ठीक है, तो इसे कैलकुलेशन करके इसका टोटल ले लो 0.2491 प्लस 0.5580 प्लस 0.9375, तो ये बना 1.7446x. और ये 300 माइनस 800 ये कर लेना, तो ये कितना बनेगा ये पहले लिख लेता हूँ 1.7446x और ये 300 माइनस 84.06 माने 215.94 lakhs. ठीक है, प्लस 1.7446x. ये जो है ये मेरा बन जाता है अमाउंट कितना मुझे रिकवर करना है. आर यू गाइस क्लियर? समझ रहे हो कि मेरा 300 लाख, उसके बाद में टैक्स शील्ड में जो आया वो मैंने लेस कर लिया 84.06, एंड ये जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा मेरा रेंटल इनकम का वो वाला. नाउ दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट यूर, ये आपका इक्वल टू होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इनकम. तो आंसर अभी फाइनली बता देना आंसर. कैलकुलेशन ऑफ एनुअल लीज रेंटल्स. ठीक है, कितना कैलकुलेशन कितना लीज रेंटल होना चाहिए बेस्ड ऑन required rate of return of 12% of fair finance company क्या होना चाहिए PV of all 3 years लीज रेंटल, सम ऑफ PV ऑफ ऐसे बोलना, सम ऑफ PV ऑफ ऑल 3 years लीज रेंटल्स should be equal to PV of ये वाले तीनों चीजें, PV of amount to be recovered as calculated in working note number 3. PV of amount to be recovered
नहीं तो अमाउंट टू बी रिकवर्ड ले लो ना, पीवी नहीं, उधर ही पीवी ले चुके हैं, इक्वल टू अमाउंट टू बी रिकवर्ड, उधर ही पीवी ले लिया ना भैया, समझ रहे हो, अमाउंट टू बी रिकवर्ड एज ऑन टूडेज वर्थ है ना, एज ऑफ टूडेज वर्थ, तो मतलब पीवी है, टू बी रिकवर्ड एज पर वर्किंग नोट नंबर 3 था ना ये, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलता है, बट लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग दिखाता है आपका। ठीक है, तो कैसे करना है, पीवी ऑफ 3 years लेस रेंटल, सो 3 years लीज रेंटल का पीवी देखो, 3x डिवाइडेड बाई 1.12 रेस टू 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1.12 रेस टू 2 प्लस 1x डिवाइडेड बाई 1.12 रेस टू 3 इज इक्वल टू, ये कितना बना है मेरा ऊपर का, 215.94 L 94 lakhs प्लस 1.7446x। ठीक है, एंड अभी ये कैलकुलेशन कीजिए कितना बनता है इधर का, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इंटू 3, 2.6786 x है ना, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.12 1.5944 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.112 0.7118 इज इक्वल टू ये वाला 21.94 L प्लस 1.7446x। ठीक है, अब ये इधर का टोटल ले लो और ये इधर लेके जाना निगेटिव करके, तो मतलब आपको ये नंबर मिल जाएगा, तो 2.6786 प्लस 1.5944 प्लस 0.7118 4.9848 माइनस 1.7446 इज इक्वल टू 215.94 लैक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये करो कैलकुलेशन, 1.7446 3.2402, तो x इज इक्वल टू 215.92 लाख डिवाइडेड बाय 3.2402 इज इक्वल टू हाउ मच, 215 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 3.2402, ये बन जाएगा 66,64,403 रुपीज, 66,64,403 इन ब्रैकेट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, इधर मुझे पेज ऐड करना पड़ेगा, बस होल्ड कीजिए एक सेकेंड। यस, तो सर 66,64,403 ये सिर्फ एक्स का वैल्यू मिला, ये लीज रेंटल नहीं मिले, और ये एक्स क्या था हमारा, 3rd ईयर का लीज रेंटल था सिर्फ, तो सबके सब नहीं मिले अभी तक, समझ रहे हो, ये 3rd ईयर का लिया था, 1x माने वो, समझते हो, तो हमें पूरे निकालने पड़ेंगे लीज रेंटल्स। सो फाइनली फाइनल आंसर, लीज रेंटल्स टू बी चार्ज्ड by fair finance company for 12% rate of return should be फर्स्ट ईयर का इज इक्वल टू 3x
दैट इज 3 इंटू 66 64403, डायरेक्ट लैक्स में लिख देंगे। 19 लाख, ओ नहीं, 1,99,93,000, ठीक है। सो 199.93 लाख से लिख रहा हूं, लैक्स, सेकेंड ईयर 2x 66.64 लैक्स में ले लेता हूं, तो 66.64 इंटू 3 कितना होता था, 199.93 हो रहा है ना, तो 92, चलो ठीक है चलता है। 66.64 इंटू 2 1,333.28 lakhs एंड थर्ड ईयर रुपीज, ये 1x ही है ना, तो माने रुपीज 66.64। तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। आई होप यू गाइज आर क्लियर। तो प्रॉपर डिटेल्ड में हमारा आंसर सॉल्व हो गया सर जी, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कितना हमारा रेंट होना चाहिए। अभी आप लोगों को अगर कैलकुलेशन करना है तो करो, ये हर एक साल का रेंट का है ना 12% वाला रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लेना, इनका पीवी निकाल लेना 12% से, तो ये आपको डिक्टो वही मिलेगा जो 215.94 लैक्स प्लस 1.7446 इंटू एक्स करके रहेगा, एग्जैक्टली उतना ही रहेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। आई होप यू गाइस आर वेरी मच क्लियर विद दिस। परफेक्ट, क्लियर है क्या सर जी? चल चल, तो ऐसे हमारे 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाता है लीज वाले में, है ना। आई डोंट थिंक इसके बाद में आपको कोई ये 2 क्वेश्चंस में दिक्कत होनी चाहिए। दिस 2 क्वेश्चंस में पहला एक हमने देखा लेजी का पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेसीज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सेकेंड क्वेश्चन हमने देख लिया लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला जो था ये लेसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू था। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन सर, दोनों क्वेश्चन आपको समझने के लिए एकदम अच्छे से समझ गए होंगे ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से ध्यान रखिए अपना खुद का, है ना, फैमिली का। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में विथ यूर फर्दर इलस्ट्रेशंस, फर्दर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, सही है ना। चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।